नमस्कार। YouTube चैनल मैथ एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकंड ईयर 4 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 4002 यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स के अंदर बेसिक स्टडीज करके अपने नींव को मजबूत करना है। मेरे ये वीडियोस कोर्स पूरा करने की दृष्टि से नहीं है, अपितु कोर्स के पूरे बेसिक्स को समझाने से है। अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो आप चाहे तो ऑनलाइन कोचिंग जो हम व्यवस्था कर रहे हैं आप लोगों के लिए वो ले सकते हैं। इस नंबर पे हमें मैसेज कर व्हाट्सएप मैसेज 9521663064 पर व्हाट्सएप मैसेज कर अपना पूरा परिचय देते हुए ऑनलाइन कोचिंग के बारे में हमसे सलाह मांग सकते हैं, जो कि मैं दिया करता हूँ बहुत कम फीस के अंदर। वैसे आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो बिना शुल्क के भी सॉल्व की जा सकती है। अगर आप मुझे अपना पूरा परिचय देके मेरे वीडियोस देखने के बाद कोई समस्या आती है तो आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा जहां तक संभव होगा उतना। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटल जो सब्जेक्ट है आपका, उस पे मेरा ये यूनिट 1 पर दूसरा वीडियो है। पहले जो वीडियो बनाया था हमने पिछला वो ये था जिसमें हमने आपको बताया था कि टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, शियरिंग फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। फिर ये सिंपल स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेन। शियरिंग के बारे में हम कभी और वीडियो बनाएंगे। अभी हम पूरा चर्चा कर रहे हैं टेंशन और कंप्रेशन, क्या स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अभी हम स्ट्रेस स्ट्रेन जिसमें टेंसाइल हो या कंप्रेसिव हो यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेन, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि व्हाट इज द रेजिस्टिंग फोर्स, व्हाट इज एक्टिंग फोर्स, व्हाट इज चेंज इन लेंथ। तो ये हमने आपको बताया था और ये भी कहा था कि रेजिस्टिंग फोर्स एक्सटर्नल यानी अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है और इक्विलिब्रियम। और आखिर में कल समझाया था कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। कई बार किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। फोर्स की यूनिट अपॉन एरिया की यूनिट। आज हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा स्ट्रेस की यूनिट के बारे में न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही सबसे श्रेष्ठ यूनिट है क्योंकि ऐसा सिस्टम में होती है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन में भी कौन सी पढ़ेंगे? सिंपल स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। और सिंपल स्ट्रेन कैसी होती है? या तो टेंसाइल या कंप्रेसिव। टेंसाइल स्ट्रेन क्या करती है? जिस दिशा में हम फोर्स लगाते हैं उस दिशा के अंदर नाप को बढ़ाती है। और कंप्रेसिव क्या करती है? बल की दिशा में नाप को घटाती है। तो ये इंक्रीज इन डायमेंशन। और ये जो है कंप्रेसिव स्ट्रेन डिक्रीज इन डायमेंशन। ये डायमेंशन की डिक्रीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किस दिशा में? जिस दिशा में स्ट्रेन है उस दिशा के अंदर। अब होती क्या है ये? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कोई रॉड है, ये उसकी एक्सिस है
और आपने एक फोर्स लगाया P, जिसके कारण इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। देयर इज इंक्रीज इन लेंथ। इनिशियल लेंथ L थी और चेंज इन लेंथ डेल्टा L है। ये जो रेशियो होता है डेल्टा L और L का, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। इसी को हम स्ट्रेन कहेंगे, जिसे स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं। नो यूनिट, नो एनी यूनिट, स्ट्रेन की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि ये भी mm में, ये भी mm में, कैंसिल हो जाएंगे। नो यूनिट। अच्छा, कई बार इकाई यानी यूनिट चेंज कर देते हैं। जैसे आपको कह दिया कि डेल्टा L इज इक्वल टू 2 mm चेंज इन लेंथ, एंड एक्चुअल लेंथ जो है इसकी 1.3 मीटर है। आपको क्या करना है कि यूनिट को सेम बनाना है। जैसे mm है ना ये, तो इसको भी आप मीटर को mm में बदल दो। 1 मीटर में 1000 होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 तो 1.3 मीटर में 1.3 इंटू 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि L बराबर 1300 हो जाएगा। ये अब आपको ये निकालना है ना, तो डेल्टा L अपॉन L। डेल्टा L कितना है 2, L कितना है 1300। सॉल्व करेंगे 1/650, आंसर आ गया। सॉल्व कर सकते हैं इसको, 1 में 650 का भाग लगा के। अभी हमारा उद्देश्य न्यूमेरिकली आंसर निकालना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल आपको समझाना है। लेकिन गलती से भी कहीं आगे, इसके आगे मत लिख देना, क्योंकि ये भी में है, ये भी में है। कैंसिल हो गए, नो यूनिट। अब अगर फोर्स लग रहा है कंप्रेसिव, तो इसकी लंबाई में कमी हो सकती है। ये इनिशियल लेंथ है और ये चेंज इन लेंथ है डेल्टा L। और डेल्टा L मान लीजिए आपको दे दिया 0.1 mm, और L आपको दे दिया मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। ये mm में है, वो सेंटीमीटर में। क्योंकि ये mm में है तो इसको mm बदलेंगे, तो 20 सेंटीमीटर में 200 mm हो जाएंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। नाउ व्हाट इज E? डेल्टा L अपॉन L, यानी कि E इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 200। इसको 1/2000 भी कर सकते हैं, तो जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा सॉल्व करने से बाई कैलकुलेटर। इसकी कोई इकाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जो स्ट्रेन है वो इस टेंसर फोर्स से हुई है, तो ये जो कहलाएगी टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन तनाव विकृति। और ये जो कंप्रेसिव फोर्स से हुई है इसे कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन। अभी हम केवल जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विकृति निकाल रहे हैं। वी आर फाइंडिंग स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी फोर्स लेंथ में लग रहा है, लंबाई की दिशा में लग रहा है। कोई आवश्यक नहीं को लंबाई में लगे, कई बार रेक्टेंगुलर बार्स होती हैं तो विड्थ के डायरेक्शन में भी फोर्स लग सकता है, थिकनेस पे भी लग सकता है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। अब आगे चलते हैं। नाउ हुक का नियम हम पढ़ेंगे। हुक का नियम, हुक्स लॉ। देखिए, आप जानते हैं कई बार हम किसी चीज को खींचते हैं, वो खींच जाती है, और जैसे ही उसको फोर्स को हटाते हैं वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है।
यानी आपने जो फोर्स लगाया उससे जो स्ट्रेन हुई, फोर्स को हटाते ही स्ट्रेन गायब, वापस ओरिजिनल जो थी वैसे हो जाती है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, ये होता है विद इन इलास्टिक लिमिट। आपने इलास्टिक लिमिट में फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से फोर्स के डायरेक्शन में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस समाप्त हो जाएंगे और ओरिजिनल पोजीशन प्राप्त हो जाएगी अगर आप फोर्स हटा दो तो। लेकिन अगर वो वस्तु इलास्टिक है तो, अगर आपने इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक तो है लेकिन आपने इलास्टिक लिमिट के बाहर फोर्स लगा दिया तो वो खिंच जाएगी या दब जाएगी। उसके बाद जब फोर्स को हटाएंगे तो वापस अपनी आरंभिक अवस्था में नहीं आएगी। हम डिटेल में प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट कभी जो कुछ वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल हम हुक का नियम बता रहे हैं, इसमें देख रहे हैं। इसके अनुसार विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि स्मॉल p इज प्रोपोर्शनल टू e। विद इन इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता की सीमा में। इस नियम को लिखना हो ना तो लिखेंगे प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ऐसे देखिएगा, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं, क्या लिखूंगा? विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं, इट इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। आगे आ जाओ। नाउ P इज इक्वल टू, देखिए जब हम कहते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन की प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्ट्रेन को, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल E into small e, where capital E is called as Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity, a constant. Now, unit of E. Unit of E. देखिए स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन हुआ। इसका मतलब अगर मैं यंग्स मॉडुलस निकालूं तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। तो आप जानते हैं कि स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, नो एनी यूनिट। इसकी न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसकी यूनिट होते नहीं। इसका मतलब जो यूनिट स्ट्रेस की है वही यूनिट यंग्स मॉडुलस की हो जाएगी। इसका मतलब यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी एंड स्ट्रेस, यूनिट्स ऑफ दिस एंड दिस आर सेम। जो यूनिट स्ट्रेस की है वही यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होगी। आप इस बात को पक्का दिमाग में बैठा लें। फॉर स्टील, Young's modulus of elasticity
हैज वैल्यू 2 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट है, कभी कभी ये 1.99 भी हो सकता है, कभी 2.01 भी हो सकता है, 2.05 भी हो सकता है, ये 2, लेकिन नॉर्मली इसकी वैल्यू ली जाती है। ये कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट। स्टील के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, चाहे आप स्टील की रॉड बनाओ, चाहे ट्यूब बनाओ, चाहे कोई भी चीज बनाओ, उसमें जो कैपिटल ई होगा उसकी वैल्यू यही रहेगी। हाँ, इस ई की वैल्यू यानी कि कैपिटल ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर मटेरियल बदल जाएगा। अगर कॉपर है तो नॉर्मली 0.8 0.9 लगा देते हैं यहाँ पे, 2 की जगह पे, इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर। ये फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। एल्यूमिनियम में थोड़ा कम हो जाता है, 0.7 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो अलग अलग पदार्थ के लिए यंग्स मॉडल्स की वैल्यू अलग अलग होती है, और डिफरेंट materials, different values of E are there। जो वैल्यू कैपिटल E की स्टील के लिए है, वही वैल्यू कॉपर के लिए नहीं हो सकती, उसके लिए कुछ और होगी, वो आपको दी जाएगी। लेकिन हाँ, स्टील के लिए अगर वैल्यू ये कह रहे हैं, तो स्टील चाहे किसी भी शेप में हो, किसी भी स्टील से कोई सी भी चीज बना दी जाए, उन सब के लिए E की वैल्यू यही रहेगी। अगर किसी पदार्थ के लिए E की वैल्यू, if for a particular material E value of E is 0.8 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो उस मटेरियल के किसी भी तरह की चीज के लिए यंग्स मॉडल्स की वैल्यू 0.8 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर ही होगी। इट मींस E is constant for a particular material। तो आज इस वीडियो में हम क्या लिखा मैंने, फॉर डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट वैल्यू ऑफ E आर देयर। आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम बहुत कुछ नया पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको जरूर समझ में आया होगा। मेनली हुक्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस हुक्स लॉ, व्हेन फोर्सेज आर अप्लाइड विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। That is, stress is equal to a constant Young's modulus multiplied by strain. It means Young's modulus of velocity is equal to stress upon strain. जो यूनिट स्ट्रेस की है वो यूनिट यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की होती है, क्योंकि स्मॉल यानी कि स्टील की कोई यूनिट नहीं होती। और स्टील के लिए नॉर्मली यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी 2 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर लिया जाता है। अच्छा, कई बार अलग अलग यूनिट भी दे देते हैं, जैसे देखिएगा 2 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। अगर मैं इसको किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर करूं, तो 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं, मैंने 1000, इसको 1000 से भाग लगा दूं, तो 10 की पावर 5 को डिवाइड करेंगे 10 की पावर 3 से, तो 10 की पावर 2 बचेगा, यानी 100 इंटू 200, तो 200 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये भी हो सकता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी। कई बार गीगा न्यूटन में भी दिया जाता है, वो अपन जब सवाल करेंगे या आपको सवाल कभी पूछेंगे हमसे, तो उस समय ये सारी बातें बताई जाएंगी। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत शानदार मार्क्स लाने के लिए आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। तो आप इस नंबर पर 9521663064 पर अपनी डिटेल देकर नाम, कॉलेज, ईयर ऑफ एडमिशन किस ईयर में हुआ है वो, तो अगर लेना चाहें तो कोई फोर्स नहीं है। आप कोचिंग करना चाहते हैं कहीं से, तो आप मुझसे करेंगे तो बहुत फायदा होगा। लेकिन ये काम मैं बराबर करता रहूंगा, वीडियो बनाने का, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व भी कभी कभार मैं कर सकता हूँ आपके मेरे इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करने के साथ। लेकिन अपना पूरा परिचय देंगे तभी वो काम हो पाएगा। आशा करता हूँ कि आप इन वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और
नोट्स बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कोशिश करूंगा मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट डालें, ताकि मैं आगे भी जो आने वाले वीडियोस को और अच्छा इम्प्रूव कर सकूं। आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं नॉर्मली इस सब्जेक्ट पे सप्ताह में कम से कम 4-5 दिन वीडियो बनाऊंगा, मिनिमम 4 डेज। एग्जाम तक आपके पास बहुत अच्छा मटेरियल तैयार हो जाएगा। ठीक है, इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो फ्रॉम राजेंद्र भैया जी। थैंक यू एंड जय श्री राम।